सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने आपको लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ाई थी, जो क्लास 10th के फिजिक्स के रिगार्डिंग है। यानी इसका पहला लेक्चर आपने देख लिया, जिस पहले लेक्चर में हमने आपको लाइट की स्टोरी समझाई कि लाइट किसे कहते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये समझाई। फिर हमने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। फिर हमने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया। फिर हमने आपको इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर बताई। फिर हमने आपको रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में समझाया। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कैसे जानते हैं, वगैरह वगैरह चीजों को हम आज समझाएंगे। यानी इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड लेक्चर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें इमेज फॉर्मेशन मिरर की जितनी भी होगी वो सारी चीजें, रूल्स वगैरह सब समझाते हुए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट हर बात को डिस्कस करते हुए बारीकी से चीजों को एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लो, जान लो कि एक होता है कर्व्ड मिरर। क्या होता है? कर्व्ड मिरर। एकदम देखो, ये हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के आपको बहुत ही एकदम हर एक छोटे छोटे पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के हर पॉइंट को समझाया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनता है, रिफ्रैक्शन कहां बनता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं। उसी तरह यहां पर भी पूरी बारीकी की बात करेंगे, हम एकदम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कर्व्ड मिरर। तो कहता है द मिरर whose reflecting surface is curved। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, यानी कुछ ऐसा हो, सीधा सीधा ना हो। जैसे प्लेन मिरर सीधा सीधा ना, सीधा सीधा ना हो, ऐसे घुमा हुआ हो, ऐसे घुमा हो, किसी तरह से कर्व्ड हो। एंड दी मोस्ट commonly used curved mirror is spherical mirror। यानी दुनिया का जितना भी मिरर सीधा होगा, सीधा नहीं होगा, यानी कर्व्ड किसी तरीके से ऐसा हो, ऐसे घुमा हुआ हो या ऐसे घुमा हो, किसी तरह से कर्व्ड हो, उसको कर्व्ड मिरर कहते हैं। और क्योंकि ज्यादातर बहुत सारे तरह के कर्व्ड मिरर है, लेकिन क्लास 10th में कर्व्ड मिरर का एक स्पेशल टाइप पढ़ना है आपको, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। एंड द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर एंड दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। यानी आप स्टोरी समझ गए, एकदम बोला ना हमने, पूरी बारीकी से आपको हम क्लियर करेंगे। और ये कभी मत सोचना कि अरे यार बोर्ड के पास मेरे पास टाइम नहीं है सर, आप एक घंटे के 5 वीडियो बनाओगे, कैसे पढ़ेंगे। अभी आपके पास इतना टाइम है ना, 10th क्लास में अगर हो तो एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ये गुस्से वाली बात, जोश वाली बात नहीं है। हम इतना आपके पास अभी टाइम है कि आप पूरी मैथमेटिक्स और पूरी साइंस फिर से चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। 10th में सिलेबस कहाँ ज्यादा है, अब तो 11th 12th में भी हो, फिर भी आप कर सकते हो। बस टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। स्कूल बंद हो चुका है, लगभग स्कूल में प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुकी है, यानी आपको पूरे दिन बैठ के पढ़ना है। अगर आपकी स्कूल अभी भी चल रहा है तो किसी तरह से छुट्टी ले लो, ये हम सजेस्ट करेंगे। घर पे बैठ के पढ़ो, ज्यादा बेस्ट होता है। तो हमने बोला 10th के लाइट एंड रिफ्लेक्शन में पहले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और लाइट की पूरी कहानी समझाई। आज हम बात करने जा रहे हैं
कर्व्ड मिरर की, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो और उसको हम कर्व्ड मिरर कहते हैं। और ज्यादातर हमारे बुक में जो कर्व्ड मिरर का इस्तेमाल किया गया है या नॉर्मल दिनों में भी, नॉर्मल दुनिया में भी जो कर्व्ड मिरर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर दो तरह की होती है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम स्फेरिकल मिरर के दो टाइप के मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पूरी डिटेल इमेज फॉर्मेशन, क्या होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, रूल्स क्या होता है, सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इसमें करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन समझा देंगे और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा देंगे, फिर इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेस समझा देंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन लेंस में होता है, और एक लास्ट वीडियो में ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज फ्रॉम मिरर एंड लेंस पूरा बता के खत्म करेंगे। ठीक है, आराम आराम से चलते हैं, इसको अरेंज करते हैं। हाँ सर लिख लो जो भी लिखना है इसमें से कहाँ कुछ लिखना था सर, ये सब बातें तो हम ऑलरेडी समझते थे और जानते थे। तो अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कुछ स्टोरी समझते हैं, फिर उसकी इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे, वगैरह वगैरह चीजों को जानेंगे। एकदम धीरे धीरे से चलना है। अगर आपको मन हो कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं तो आप अपने YouTube चैनल पे ये ऑप्शन है कि आप 1.5 या 1.25 या 2 या 1.75x के स्पीड में कर सकते हो। हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप 10th क्लास में हो तो इस वीडियो को 1.25x के स्पीड में देखो, या मैक्सिमम बहुत जल्दीबाजी में हो आप और बहुत टैलेंटेड हो तो 1.5, 2x के स्पीड में तो बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल ऐसे समझ में आएगा ये आवाज सुनाई देगी, क्लियर कुछ नहीं होगा। तो चलिए, हमने अभी अभी देखा कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, और ये जो स्फेरिकल मिरर है ये दो तरह की है। एक आपने देखा कि ये एक कॉनकेव मिरर भी है, स्फेरिकल मिरर का टाइप है, और दूसरा आपने देखा ये एक कॉन्वेक्स मिरर भी है। कॉन्वेक्स मिरर है, यानी स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। अब देखो स्फेरिकल मिरर पहले कैसा होता है ये समझ लो। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है हमारा कुछ ऐसा होता है, पूरा स्फेयर टाइप का। स्फेयर समझते हो ना, बनाने के लिए भले हम सर्कल बना देंगे बट सर्कल इज नॉट अ स्फेयर। ये है हमारा क्या, स्फेरिकल मिरर। अब अगर इस स्फेरिकल मिरर में यहां से इस मिरर को काट लो और इधर पेंट कर दो ऐसे, ये बताया था लास्ट क्लास में, ये जो होता है ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, और जिधर पेंट नहीं किया जाता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। और इसको उठा के यहां बना दो तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, यानी स्फेरिकल कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। और इसी स्फेरिकल मिरर को ऐसे काट लो यहां से और इधर साइड पेंट कर दो अंदर की तरफ, और इसको उठाकर यहां रख दो तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। बात समझ, देखो कैसे कैसे एकदम बारीकी से चीजों को पकड़ोगे ना तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ये बात तो हमने देखा है, पढ़ाई जो है ना वो आपको समझने से इंटरेस्ट पैदा होगा। क्यों हमें ऐसा होता है कि दुनिया का सब काम करने में मजा आता है, पढ़ने में नहीं आता है मजा। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि हम चीजों को बारीकी से समझ नहीं पाते। तो ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर था पूरा का पूरा। उस स्फेरिकल मिरर को इधर से काट कर अंदर की तरफ पॉलिश करके वहां लगा दिया, वो बन गया कॉन्वेक्स मिरर। और इसी मिरर को यहां से काट दिया और अंदर की बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया तो बन गया कॉनकेव मिरर। अब देखोगे तो जो कॉनकेव मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है कर्व्ड इनवर्ड। अच्छा, यानी इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, देखो कर्व्ड इनवर्ड है। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व्ड आउटवर्ड। यानी इसकी जो रिफ्लेक्टिंग
सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड आउटवर्ड। समझ रहे हो ये क्या लिख रहे हैं, इस बात को पकड़ पा रहे हो। हम कह रहे हैं कि जो मिरर हमने बनाया है कॉनकेव, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, और जो कॉन्वेक्स मिरर बनाया है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, यानी कर्व्ड आउटवर्ड है और ये कर्व्ड इनवर्ड है। कर्व्ड मिरर का टाइप है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर का टाइप है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बात पकड़ रहे हो एकदम अच्छे से? अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात को ध्यान दो, अगर इस पर कहीं से भी टॉर्च जलाओ, समझेंगे आराम से, घबराने की बिल्कुल जरूरत, कहीं से भी टॉर्च जलाओ, अगर यहां रे ऑफ लाइट पड़ती है, मान लो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में। अच्छा, इस पे रे ऑफ लाइट पड़ गई इस मिरर पे, तो किधर जाना चाहिए, ऐसे। अगर कहीं पे भी देखो ना, यहां पर आ दो इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये इधर जाना चाहेगी। कहीं पे भी लाइट को ले आओ, कहीं पे भी अंदर जाएगी, कहीं पे भी ले आओ अंदर जाएगी, यानी अभी कहां पे आएगी वो नहीं देखना है कि सर सब एक ही पॉइंट पर जाएगा, ये सब बातें बाद में। हम जो समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझना है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है, इस पे टॉर्च जलाते हो, तो वो रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ करेगी, मुड़ेगी, और उसी में उस सरफेस पर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी तो ये अंदर नहीं जाएगी, ऐसे चली जाएगी। देखो गौर से समझो इस बात को। देखो ना, टॉर्च जलाओगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, तो लाइट पड़ के अंदर थोड़ी आएगा, बाहर की तरफ फेंकेगा सब लाइट को। ये वाला ऐसा है तो लाइट पड़ के अंदर की तरफ सब लाइट आएगा। इस पे कहीं पे भी लाइट फेंकोगे ना, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, कहीं पे भी लाइट फेंकोगे ना, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। बात पकड़ रहे हो हमारी, क्या कहना चाह रहे हैं? यानी यहां से लिखोगे, एज द कॉनकेव मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, सो इट कलेक्ट्स द बीम ऑफ लाइट। इसकी वजह से ये बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, अपनी तरफ कलेक्ट करता है। एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड, सो इट डाइवर्ट द बीम ऑफ लाइट। ये लाइन जो बोला समझे? देख लो, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके भी देख लो। स्पून ले लो, और स्पून के एक तरफ पहले 2 स्पून ले लो। एक स्पून में क्या करो, इधर से पेंट करके इस पे टॉर्च जलाओ, तो देखो सब अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ कोई नहीं फेंकेगा। तो कहीं भी पड़ेगा, यहां भी पड़ेगा तो अंदर ही जाएगा, यहां भी पड़ेगा तो अंदर ही जाएगा, इसमें कहीं भी पड़ेगा, यहां भी पड़ेगा तो बाहर ही निकल जाएगा, यहां भी पड़ेगा तो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर लिखोगे कि एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, नहीं सॉरी इनवर्ड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, इनवर्ड, सो कॉनकेव मिरर कलेक्ट्स दी बीम ऑफ लाइट। जो भी बीम ऑफ लाइट जा रही है उसको क्या कर रहा है, ये कलेक्ट कर रहा। सो दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओए होए, समझे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, इसलिए कॉनकेव मिरर सारे रे ऑफ लाइट को अपनी तरफ कलेक्ट करता है। इसलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा जो नाम दिया गया है वो है कन्वर्जिंग मिरर। कोई प्रॉब्लम है? अब आपसे कहेगा डिफाइन कन्वर्जिंग मिरर, तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, सो इट कलेक्ट्स द बीम ऑफ लाइट। उसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो क्या बोलोगे, सेम सारी चीजें लिखोगे, एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, सो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ट दी, लिख देते हैं, एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved outward, so convex mirror diverts। ये क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, ये क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, डाइवर्ट द बीम ऑफ लाइट। सो दिस मिरर, नीचे लिख देते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड
डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करता है। कलेक्ट इसलिए करता है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है। क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट करता है, डाइवर्ट इसलिए करता है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं और उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। यानी आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि विच मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई इज इट सो, तो आप बोलोगे कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड converging mirror because its reflecting surface is curved inward, so it collects the beam of light, and convex mirror is called diverging mirror। अगर diverging पूछ देगा तो as its reflecting surface is curved outward, so it divert the beam of light, so concave mirror and convex mirror named also as converging and diverging mirror respectively। बोला हुआ समझ में आया तब भी ठीक है, नहीं आया तो यहां से नोट डाउन कर लो। बारीकी से बातों को पकड़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम धीरे धीरे एकदम याद करना। देखो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को छोड़कर ये सब चीजों को थोड़ा समझना पड़ता है। देखो याद तो बहुत सारी चीजें करनी है कि इसका कर्व इनवर्ड होता है, इसका कर्व आउटवर्ड होता है, ये कलेक्ट करता है, ये डाइवर्ट करता है, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, लेकिन याद करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को समझ लेना। जब आप समझ जाते हो ना किसी भी काम को, जब आप समझ जाते हो ना तो आप उसको एक मैनिपुलेट करके या किसी तरीके से एक लैंग्वेज तैयार कर लेते हो। तो इरेज कर दे इस बात को, लिख लो। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? हाँ दिख तो रहा है अच्छे से, चाहो तो दिख रहा है। लिख लिया यहां तक। तो अब हम इसके अंदर समझने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, ये स्टोरी समझ लिया हमने। अब इसके अंदर हम प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर पोल क्या होता है, ये सारी चीज डिस्कशन को समझते हैं। आराम आराम से बारीकी से चलना है, एकदम प्यार से। और देखो ये बात दिमाग में कभी मत लाना, क्योंकि हमने भी पढ़ाई की है और हम भी पढ़ाते हैं। इतना हम समझते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अभी भी पढ़ोगे ना तो आपको सिलेबस खत्म करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप 10th में हो या 12th में हो। ठीक, हम हमेशा से एक डायलॉग को लेके चलते हैं, जब जागो तभी सवेरा। ये बच्चों में क्या हो जाता है ना, एक गजब टाइप का उत्साह भर लेता है। अरे बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम में अब तो मेरे पास टाइम नहीं है फिर से पढ़ने का। और वो यही गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? जल्दी 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 चीजों को करने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ता है और हो नहीं पाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं। ये कॉनकेव मिरर था हमारे पास, यहां पर पॉलिश सरफेस था, और जिंदगी में कुछ बन जाओ। ठीक है, और देखो जिंदगी का एक रूल हमेशा फॉलो करो जो हम फॉलो करते हैं। मान लो अगर आप इंसान ना होते और शेर होते या कोई भी जानवर होते, अगर शेर एक चीता के पीछे दौड़ता है और उस चीता के पीछे दौड़ रहा है, सपोज करो शेर चीता के पीछे नहीं दौड़ेगा, सॉरी, शेर मान लो हिरण के पीछे दौड़ रहा है, वो खाना चाहता है उसे, लेकिन हिरण किसी तरीके से बच गया, तो क्या शेर बैठ के रोने लगेगा आज का शिकार नहीं कर पाए शेर, हम नहीं जाए? नहीं, वो अगले शिकार पे मूव करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने आज शिकार नहीं किया तो भूखे मर जाएगा। बस इंसान भी वही है, अगर आपको कोई एक लक्ष्य लेके चलते हो, नहीं मिलता है, तो फिर लक्ष्य को पाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना होता है वो अपनाओ, अलग तरीके से अपनाओ। अब सपोज करो आपको क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बाय मिस्टेक अब आपने टारगेट रखा है कि हमें 90% चाहिए और आपको 70 आ गया, सपोज करो, ऐसा ना हो, पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा, तो क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, आप फिर से मेहनत करोगे, 12th में 90 लाएंगे। 12th में 90 नहीं आया, फिर मेहनत करोगे कि चलो कम से कम 12th में नहीं आया, जेई निकालेंगे, जेई नहीं निकाले फिर मतलब मेहनत नहीं छोड़ना है जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाए। ठीक है, लक्ष्य क्या है? लास्ट में कुछ बड़ा नाम फेम करना, तो लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहना है जब तक मिल नहीं जाए, और मिलने के बाद रुक नहीं जाना है, फिर लक्ष्य को बड़ा कर लेना है। तो शेर एक हिरण के पीछे दौड़ता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि ये हिरण नहीं मिलेगा तो हम आगे क्या करेंगे, वो फिर दूसरे शिकार पे दौड़ जाता है, उस दिन उसे बिल्ली कुत्ता जो मिल जाए उसका शिकार कर लेता है। ठीक है, अब कनकेव मिरर है, इसके कनकेव मिरर तो हम समझ गए थे कि एक स्फेरिकल मिरर था, उस स्फेरिकल मिरर को हमने यहां से काट दिया
और इधर साइड पेंट कर दिया, पॉलिश सरफेस कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। और दूसरी चीज आपने देखी थी कि इधर साइड से काट के अंदर में पेंट कर दिया, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको P से डिनोट करते हैं और उसको पोल कहते हैं, यानी इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और इसमें भी इसका जो सेंटर होगा उसको P से डिनोट करेंगे और उसको पोल बोलेंगे, और उसके लिए भी डिफिनेशन सेम हो जाएगा कि इट इज द सेंटर ऑफ अ मिरर। अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पोल को लेते हुए, पोल के साथ लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पर भी पोल को लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, इस सीधी लाइन पर एक पॉइंट आता है जिसको हम C कहते हैं। C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें देखो एक बात और गौर करना है। क्या गौर करना है? इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर, जो स्फेयर का स्फेरिकल मिरर था, उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी यहां से डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर टू विच मिरर इज अ पार्ट। विच मिरर? कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर है जिसका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर एक पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो इसके लिए भी सेम डिफिनेशन, इट इज अ सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर टू विच convex mirror is a part। जिसका कॉन्वेक्स मिरर एक पार्ट है। अब आराम से समझना है, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। यानी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर में पाया जाता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश सरफेस के अंदर में पाया जाता है। और वो सेंटर किसका सेंटर है? जो स्फेरिकल मिरर था उसका जो सेंटर है, उसी सेंटर को, मतलब इसको अगर स्फेरिकल मिरर बना देते हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, जिसका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर एक पार्ट होता है। यानी पोल समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर टू विच कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट। अब कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है, अच्छा आराम से बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले हमने पोल समझा कि मिरर का जो सेंटर होता है, इसके लिए भी सेम, इट इज अ सेंटर ऑफ मिरर। और इस समय कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर, और इस समय कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा उसको पोल कहते हैं। और जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, जिसका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर एक पार्ट है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन लिखो, मिटाएंगे इसको, बारीकी से सब चीज को समझाना है। इरेज करें तो सी का मतलब समझ गए? हाँ सर लिख लो। अब सी का मतलब समझ गए, पी का मतलब समझ गए। आराम से घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मतलब पोल। पोल जो होता है वो मिरर का सेंटर होता है, और जो सी होता है वो भी सेंटर होता है, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का नहीं, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। अब तीसरी चीज कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, और ये लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डिफिनीशन हम बताते हैं क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सिस। अब कहता है दुनिया का कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी
दुनिया का कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, दुनिया का कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, दुनिया का कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो हमेशा एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, वो हमेशा एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, वो हमेशा एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, वो हमेशा एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, और यही पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को और थोड़ा आगे बढ़ा लो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो डाइवर्ट कर जाएगी, और ऐसा लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट पर जाके मिल रही होगी। रियल और वर्चुअल में समझाया था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स रियल इमेज, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट इज वर्चुअल इमेज, यानी इसमें वर्चुअली ऐसा लग रहा है कि मिल रहा होगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो डाइवर्ट कर जाएगी, और ऐसा लगेगा कि वो एक ही पॉइंट पर मिल रही होगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो डाइवर्ट कर जाएगी, और ऐसा लग रहा होगा कि वो एक ही पॉइंट पर मिल रही है। कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो डाइवर्ट कर जाएगी, और ऐसा लग रहा होगा कि एक ही पॉइंट पर मिल रही है। यही है पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आपसे डिफिनेशन पूछेगा कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन लिखोगे वेन, दोनों के लिए हम एक साथ लिख देते हैं, दोनों के लिए। वेन अ रे ऑफ लाइट passes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई रे ऑफ लाइट पासेस करता है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, और उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है दी लाइन ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमा प्रिंसिपल फोकस and pole lie called principal axis। क्या समझे? ये इधर इसका है डेफिनेशन, कंफ्यूज नहीं करना है। अब यहां से हमने समझा कि एक स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको C से डिनोट करते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो मिरर का सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं। और जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो हमेशा एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करती है, या कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करती हुई दिखती है। उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल लाई करता हो, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल लाई करता हो, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कॉनकेव को कन्वर्जिंग भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, इसलिए रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करता है, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, इसलिए रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड पोल। यहां तक बातें समझ में आई? हाँ सर। थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन याद कर लो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis, it always reflected through a point, through a single point. That single point is considered to be principal focus. इरेज करें। किसी भी मिरर के लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन यही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें धीरे धीरे समझ। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन पूछ देगा, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। मतलब इसलिए हर पॉइंट देखो, ये सब पॉइंट एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में डायरेक्ट रे डायग्राम आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन अगर बारीकी से चीजों को समझ लोगे ना तो कुछ भी आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोनों केस में
relationship between focal length and radius of curvature। अब आपके दिमाग में सबसे पहला ये सवाल उठेगा कि सर फोकल लेंथ क्या होता है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। पहले उसको समझाते हैं और दोनों का रिलेशन बताते हैं। मान लो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका इधर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है, और मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके इधर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है। ये हमारा पोल है, इससे एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस मिरर में भी मान लेते हैं ये हमारा पोल है, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कहता है फोकस से पोल के बीच की जो दूरी होगी उसको फोकल लेंथ कहेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पोल से फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको फोकल लेंथ कहेंगे, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी यहां से कह सकते हो कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो होता है दी डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू दी पोल। प्रिंसिपल फोकस से पोल की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस लिखना होगा तो कैपिटल एफ, लेकिन फोकल लेंथ को डिनोट करना होगा तो स्मॉल एफ। उसी तरह हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका डिफिनीशन को बोलोगे, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन बोलोगे तो बोलोगे दी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दी पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल की जो दूरी होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है F इक्वल्स टू R अपॉन 2। यानी जैसे आपने एक सर्कल में पढ़ा था कि जो ये रेडियस होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो एक विजुलाइज करने के लिए आप समझ लो कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल जो होता है वो डायमीटर है, और जो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल होता है वो रेडियस है। यानी रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होगा। कभी कभी इसको दूसरे तरीके से लिख देता है R इज इक्वल टू 2F। दोनों बातें ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल। ये तो समझने के लिए बताया है, ऐसा कोई नियम नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ याद करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए बताया है कि जो दूरी बड़ा है तो बड़ा दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सेम कहानी इसके लिए भी, कोई भी मिरर उठा लो, F इक्वल्स टू R अपॉन 2 या R इज इक्वल्स टू 2F होगा, वेयर R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F इज द फोकल लेंथ। तो यहां तक हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की स्टोरी को समझा, इसको लिख लो। अब हम देखने जा रहे हैं रूल्स to draw the ray diagram in a concave mirror and convex mirror। उसके बाद हम देखेंगे image formed by concave mirror, फिर convex mirror, फिर usage of concave mirror and usage of convex mirror। और इस क्लास के लिए इतना ही काफी होगा। लिख लो इन सब बातों को, जो भी लिखना है आपको एकदम धीरे धीरे बारीकी से चलना है, 1-1.5 घंटे में टॉपिक को खत्म करना है। लिख लिया आपने? तो ये सारी चीज हो गई हमारा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम बताएंगे रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम इन इमेज फॉर्मेशन। सॉरी, फिर से हम अभी तक जो बताया वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब हम आपको बताएंगे रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड फिर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। किसी बच्चे ने हमें कहा है कि सर छोटा छोटा बनाओ ताकि देखने में मजा आए, तो इसलिए 33 मिनट 34 मिनट हुआ है, यहीं पे रहने देते हैं। आगे की क्लास में इसकी आगे बातें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय,
हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। धीरे धीरे करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 20-30 प्लेलिस्ट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में बोलोगे तो एक वन शॉट में जल्दी जल्दी आपको हम बता देंगे। बाय, थैंक यू सर। फिर दूसरे वीडियो में रे डायग्राम आपको समझा देंगे।